सुप्रभात। हिंदी की कक्षा में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो बेटा, पिछली कक्षा में हमने आपकी हिंदी की जो वसंत भाग एक पुस्तक है, इसकी पहली कविता वह चिड़िया जो पढ़ ली थी और वह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम हमारी इस बुक का जो सेकंड चैप्टर है बचपन, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे पहले वह चिड़िया जो क्या थी, एक कविता थी, और जो बचपन है यह किस विधा में लिखा गया है? संस्मरण विधा में यह लिखा गया है। तो मतलब जैसे हिंदी साहित्य की अनेक विधाएं होती है, जैसे कविता, कहानी, यात्रा, वृतांत, निबंध, तो ऐसे ही संस्मरण भी होता है। तो थोड़ा सा हम पहले जान लेते हैं कि भाई संस्मरण क्या होता है। संस्मरण की परिभाषा हम कर लेते हैं। तो संस्मरण की परिभाषा होती है बेटा, बुद्धि या स्मृति के आधार पर किसी विषय, किसी घटना या किसी व्यक्ति के बारे में लिखना संस्मरण कहलाता है। यानी कि जब कोई अपनी बुद्धि या उसकी जो स्मृति क्या आती है, यादाश्त, याद जो होती है, उसके आधार पर अगर वो किसी टॉपिक के बारे में लिखता है या फिर उसके जीवन में या किसी दूसरे के जीवन में कोई घटना घटती है उसके बारे में लिखता है या फिर किसी व्यक्ति के बारे में लिखता है, वह संस्मरण कहलाता है। तो इसकी जो लेखिका है वह है कृष्णा सोबती जी। तो कृष्णा सोबती जी ने इस पाठ में अपने बचपन के बारे में बताया है कि बचपन में वे क्या खाती थी, क्या खाना उनको पसंद था, कैसे कपड़े पहनते थे, कैसे उनके खेल होते थे, किसकी मतलब कैसी कैसी उनकी रुचियां होती थी। तो ये सब लेखिका ने इस पाठ में बताया है। तो पहले हम पाठ को पढ़ने से पहले थोड़ा सा कृष्णा सोबती जी के जीवन परिचय के बारे में जान लेते हैं। तो इनका जन्म कब हुआ था? 18 फरवरी 1925 को पाकिस्तान के गुजरात प्रांत में। और इन्होंने मतलब अनेक रचनाएं भी लिखी हैं, जिनमें से कुछ इसकी कहानी संग्रह इस प्रकार हैं: डार से बिछुड़ी, बादलों के घेरे, तीन पहाड़, मित्रों मरजानी, यारों के यार, ए लड़की। और कृष्णा सोबती जी का निधन 25 जनवरी 2019 को हुआ था। तो आइए अब हम हमारा जो सेकंड चैप्टर है बचपन, वह पढ़ते हैं। तो देखते हैं, मैं तुम्हें अपने बचपन की ओर ले जाऊंगी। तो इसमें जो लेखिका है कृष्णा सोबती जी, वह कहती हैं कि मैं तुम्हें यहाँ पर अपने बचपन के बारे में बताऊंगी। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, तुम्हारी नानी भी, बड़ी बुआ भी, बड़ी मौसी भी। परिवार में मुझे सभी लोग जीजी कहकर ही पुकारते हैं। तो यहाँ पर लेखिका कहती है कि मेरी उम्र इतनी हो गई है कि भी उम्र के हिसाब से मैं तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी हो सकती हूँ, या फिर तुम्हारी बुआ की उम्र की भी हो सकती हूँ, या फिर जो बड़ी मौसी हैं उनकी उम्र की हो सकती हूँ। और परिवार के सभी लोग लेखिका को क्या बोलते हैं? जीजी बोलते हैं। हाँ, मैं इन दिनों कुछ बड़ा बड़ा यानी उम्र में सियाना महसूस करने लगी हूँ। यानी कि भाई उनकी उम्र जो है वो काफ़ी हो चुकी है, इसलिए अब उसको कैसा लगता है, मतलब जैसे वो बड़ी हो गई है, सियाना यानी कि समझदार हो गई है। शायद इसलिए कि पिछली शताब्दी में पैदा हुई थी। मेरे पहनने ओढ़ने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। तो लेखिका कहती है कि बचपन में उसके पहनने ओढ़ने के कुछ अलग तरीके थे, अलग तरह के वो कपड़े पहनती थी, लेकिन अब उसके जो रहन सहन है, पहनावा है, उसमें भी बदलाव आ चुका है। पहले मैं रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही हूँ, नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी, और अब मन कुछ ऐसा करता है कि सफ़ेद पहनो, गहरे नहीं हल्के रंग के। यानी कि लेखिका बताती है कि बचपन में वह मतलब जो ज़्यादा गहरे रंग के कपड़े होते थे वह पहनती थी, जैसे नीला, जामुनी, ग्रे, काला, चॉकलेटी कलर। लेकिन अब लेखिका का मन करता है कि वह गहरे नहीं बल्कि हल्के जो लाइट कलर होते हैं वह पहने। मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाकें पहनी हैं। दशक होता है बेटा जो 10 वर्षों का एक समूह होता है, जैसे 1921 से 1923 तक जो ये वर्ष हैं, 10 वर्ष, ये क्या हो जाएगा, एक दशक हो जाएगा। तो कहती है कि मैंने पिछले दशकों में तरह तरह की पोशाक यानी कि तरह तरह के कपड़े पहने हैं। पहले फ्रॉक, फिर निकर वोकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे, और अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते। बचपन के कुछ फ्रॉक तो मुझे अब तक याद हैं। हल्की नीली और पीली धारी वाली फ्रॉक, धारी होती है मतलब जो लाइनें सी लगी होती हैं ऐसे। तो उसको अपने बचपन की फ़्रॉक के बारे में बताती है कि बचपन में उसको एक फ़्रॉक याद है जो नीली और पीली धारी वाली थी। गोल कॉलर थे उसके, और बाजुओं पर जो कफ लगे हुए थे वह भी गोल थे। एक हल्के गुलाबी रंग का बारीक चुन्नटों वाला घेरदार फ्रॉक, और हल्के गुलाबी रंग का एक बिल्कुल छोटी छोटी जिसमें चुन्नटें डली हुई थी, ऐसा उसका एक गोल घेरे वाला फ्रॉक था। नीचे गुलाबी रंग की फ्रील, फ्रील मतलब कि जो झालर लगी होती है, ठीक है, नीचे। तो उस फ्रॉक के नीचे गुलाबी रंग की झालरें लगी हुई थी। उन दिनों फ्रॉक के ऊपर की जेब में रुमाल और बालों में इतराते रंग बिरंगे रिबन का
चलन था। तो लेखिका अपने बचपन के बारे में बताती है कि उस समय कैसा प्रचलन था, कैसा फैशन था कि फ्रॉक के ऊपर वाली जो जेब होती है उसमें रुमाल रखते और बालों में रंग बिरंगे अनेक तरह के रिबन डाले जाते। लेमन कलर का बड़े प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक जिससे नीचे फर टंकी थी। तो लेमन यानी कि जो नींबू होता है उसके कलर का एक प्लेटों वाला गर्म फ्रॉक था और उसके नीचे भी झालर लगी हुई थी। 2 ट्यूनिक भी याद हैं। ट्यूनिक होते बेटा ढीली कमीज, एक चॉकलेट रंग का और अंदर की कोटी प्याजी, यानी कि जो अंदर का जो कोटी थी वो प्याजी कलर की थी और उसका रंग चॉकलेटी था। दूसरा ग्रे और उसके साथ कोटी जो थी वह सफ़ेद रंग की थी। मुझे अपने मोजे और स्टोकिंग भी याद है। स्टोकिंग होता है बेटा लंबे मोजे, ठीक है, जो घुटनों तक की जुराबें होती है लंबी लंबी, उनको बोलते हैं। तो लेखिका कहती है कि मुझे अपने बचपन में जो मेरे मोजे होते थे, स्टोकिंग होती थी, वह भी मुझे याद है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे, वह नौकर या नौकरानी को नहीं दिए जा सकते थे, इसकी सख्त मनाही थी। तो लेखिका बताती है कि घर में जो बाकी कपड़े होते वो तो नौकर और नौकरानी धोते, लेकिन जो हमारे मोजे होते थे वो हमें खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, धो लेने के बाद अपने अपने जूते पॉलिश करके चमकाते। जब जूते कपड़े या ब्रश से रगड़ते तो पॉलिश की चमक उभरने लगती थी। तो एक क्वेश्चन बनता बेटा कि बचपन में इतवार की सुबह लेखिका को क्या काम करना होता था। तो वह अपने सुबह सुबह क्या करती थी, जूते धोती थी और उनको पॉलिश से रगड़कर चमकाती थी और अपने मोजे भी वो धोती थी। सरवर मुझे आज भी बूट पॉलिश करना अच्छा लगता है। तो लेखिका को आज भी क्या अच्छा लगता है, अपने बूट अपने जूतों को पॉलिश करना। हालांकि अब नई नई किस्म के शू आ चुके हैं, शू मतलब कि जूते आ चुके हैं, अच्छे अच्छे महंगे महंगे अब जूते आ चुके हैं। कहना होगा कि ये पहले से कहीं ज़्यादा आरामदेह हैं, यानी कि कंफर्टेबल ज़्यादा हैं। हमें जब नए जूते मिलते उसके साथ ही छालों का इलाज भी शुरू हो जाता। तो लेखिका बताती है कि जब भी हम नए जूते लाते, नए जूते पहनते, तो नए जूते लगने की वजह से क्या हो जाता, पैरों में छाले शुरू हो जाते और फिर हमें उनका इलाज करना पड़ता। जब कभी लंबी सैर पर निकलते अपने पास रुई जरूर रखते। तो वो रुई क्यों रखते थे, क्योंकि जब वो लंबी सैर पर जाते, ज़्यादा उनको चलना पड़ता तो जूते लगते थे और फिर क्या करते, वो जूता लगने पर जूता लगा तो रुई मोजे के अंदर। हाँ, हमारे तुम्हारे बचपन में तो बहुत फ़र्क हो चुका है। तो लेखिका कहती है कि भाई जब हमारा बचपन था उस समय हमारी क्या रुचियाँ होती थी, कैसे हम कपड़े पहनते थे, और आजकल जो आपका बचपन है उसमें भी मतलब काफ़ी बदलाव आ चुका है। हमारी जो रुचियाँ होती थी, जो खेल होते थे, आजकल के जो तुम बच्चे हैं उनके खेल और रुचियों से बिल्कुल अलग है। हर शनिचर को हमें ओलिव होता है बेटा जैतून ऑयल यानी कि तेल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। शनिचर होता है बेटा शनिवार। तो लेखिका बताती है कि जब हम छोटे थे तो हमें शनिवार को जैतून का तेल और कैस्टर यानी कि अरंडी का तेल पीना पड़ता था। यह एक मुश्किल काम था। शनिचर को सुबह से ही नाक में इसकी गंध आने लगती थी, यानी कि शनिवार को सुबह से ही लेखिका को ये लगने लगता था कि भाई आज तो हमें ये ओलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीना है, जिसकी वजह से सुबह से ही इनको उसकी गंध आने लगती। छोटे शीशे के गिलास जिन पर ठीक खुराक के लिए निशान पड़े रहते, उन्हें देखते ही मितली होने लगती थी। तो मतलब छोटे छोटे कांच के गिलास होते थे जिनके ऊपर ठीक जो खुराक होती है ना, भाई किस बच्चे को कितनी खुराक देनी है, कितना मतलब इनको तेल पिलाना है, ये उसके निशान पड़े होते थे। और उन गिलासों को देखकर ही इनको मितली होती है, जैसे उल्टी होने को हो जाती है, वोमिटिंग होने को। तो ऐसे होता कि भाई जैसे अभी इनकी उल्टियाँ हो जाएंगी। मुझे आज भी लगता है कि अगर हम न भी पीते वह शनिवारी दवा तो कुछ ज़्यादा बिगड़ने वाला नहीं था, सेहत ठीक ही रहती। तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यहाँ तक कि बचपन की जो दिलचस्पियाँ हैं, यानी कि जो रुचियाँ हैं, इंटरेस्ट है बच्चों के, वे भी आज बदल गए हैं। तो आई होप बच्चों आपको इतना ये जो लेसन था ये समझ में आया होगा। बाकी का जो आगे का हमारा चैप्टर है वो हम अगली क्लास में करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।